कौन हो? मैं तेरी मौत हूँ। छबीलीपुर गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल रहा करती थी, लेकिन वो किसी गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक दिन कैलाश नाम का एक व्यक्ति पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था। कैलाश दिखने में बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त था। कैलाश को देखती ही चुड़ैल उसे अपना दिल दे बैठी। फिर वो चुड़ैल एक सुंदर सी औरत का भेष बदलकर कैलाश से शादी करके उसके घर में रहने लगती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उनके घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है कि कैलाश बच्ची को गोद में लेकर बहुत खुश होता है, लेकिन माधुरी मन ही मन डर रही होती है। देखो ना, भगवान ने हमें कितनी सुंदर बिटिया दी है। मैंने तो खुद पर काबू पा लिया है, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है। कहीं गांव वालों को पता चल गया कि ये चुड़ैल है तो वो मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ दिनों में माधुरी की बेटी जूही दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। एक दिन जूही गांव के बच्चों के साथ खेल रही होती है, तभी वहां खड़ी कुछ औरतें जूही को देखकर बातें करने लगी। अरे कमला, देख तो सही, ये माधुरी की बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई। इसकी उम्र के बाकी बच्चे तो इसके आगे बौने लग रहे हैं। तभी खेलते खेलते जूही को गुस्सा आ जाता है और वो एक बच्चे की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। ओह ओह, मम्मी मम्मी बचाओ, मर गया रे। जूही, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से चीटिंग नहीं करूँगा। मम्मी बचाओ मुझे। फिर उस बच्चे की आवाज सुनकर माधुरी भागते हुए आती है और जूही को खींचकर अपने साथ घर ले आती है। जूही, ये तुम क्या कर रही थी? मैंने मना किया था ना, कभी किसी भी बच्चे को हाथ मत लगाना। लेकिन माँ, उसने मेरे साथ चीटिंग की। मैंने तो सिर्फ उसे हल्का सा हाथ लगाया था और वो मम्मी मम्मी करके रोने लगा। बेटा, तुम आम बच्चों की तरह नहीं हो, तुम सबसे अलग हो। मैं सबसे अलग कैसे हूँ माँ? माधुरी जूही के सवालों का जवाब नहीं दे पाती और खाना बनाने रसोई में चली जाती है। फिर एक दिन माधुरी जूही के बाल बना रही होती है। माँ, आज मेरी 2 चोटी करो ना। नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हारे बाल इतने लंबे नहीं हैं कि 2 चोटी हो सके। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी पड़ोस के घर में से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। हाय रे, कोई मेरे बालों को काट कर ले गया। हाय रे, मैं तो गंजी हो गई। तभी कैलाश माधुरी से कहता है, अरे माधुरी, भले इतनी रात को पड़ोस में कौन रो रहा है? आप यहीं रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ। फिर माधुरी उस औरत के पास जाती है। उस औरत को गंजा देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे विमला बहन, ये क्या हुआ? तुम्हारे बाल कहाँ गए? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या बताऊँ, कोई कमबख्त अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे बाल काट कर ले गया। फिर माधुरी हैरान परेशान होकर वापस अपने घर आ जाती है और जूही के कमरे में जाती है तो देखती है जूही गहरी नींद में सो रही थी। फिर सुबह होने पर जूही अपने माँ के पास बाल बंधवाने आती है। माँ, आज तो मैं आपसे 2 चोटी करवा कर ही रहूंगी। अरे बाबा, कल ही तो बताया था कि तुम्हारे बाल अभी इतने बड़े नहीं हुए कि 2 चोटी हो सके। फिर माधुरी जूही के बाल बनाने लगती है, लेकिन 1 चोटी बनाने के बाद भी जूही के बाल खुले रह जाते हैं। ये देखो माँ, इन बालों की एक और चोटी बना दो। ये कैसे हो सकता है? कल तो 1 चोटी बनी थी, ये रात भर में बाल बढ़ कैसे गए? फिर जूही 2 चोटी बनवाकर बाहर खेलने चली जाती है। रात होने पर गांव में अचानक से चीख पुकार मच जाती है। अरे मर गई रे, मेरे इतने सुंदर बाल कौन काट कर ले गया? अजी सुनते हो? जल्दी उठो, देखिए कोई आपकी पत्नी को अंधेरे में गंजा करके चला गया और आप घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं किसी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? फिर ये सब चीख पुकार सुनकर माधुरी और कैलाश भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे भाई, ये तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ? उनके बाल कहाँ गए? पता नहीं भाई, मैं तो सो रहा था, रात के अंधेरे में कोई आया और गंजा करके चला गया। माधुरी भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन है जो गांव की औरतों को गंजा कर रहा है। फिर
फिर अगले दिन जब जूही अपने बाल बनवाने माँ के पास आती है तो माधुरी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जूही के बाल कई गुना बढ़ चुके होते हैं। अरे जूही, ये क्या, तुम्हारे बाल रातों रात इतने लंबे कैसे हो गए? माँ, आप तो जानती है मुझे बड़े बालों का कितना शौक है। अब मैं बालों को खुला ही रखूंगी। इतना बोलकर जूही बाहर बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। जूही के लंबे बाल देखकर गंजी औरतों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उनका शक यकीन में बदल जाता है। विमला बहन, जरा इसके बाल तो देखो, कल तक तो कितने छोटे थे, रात रात में कितने बढ़ गए। तभी माधुरी भागती हुई जाती है और जूही को वापस अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। कैलाश भी अपनी बेटी के इतने लंबे बाल देखकर बहुत हैरान था। अरे माधुरी, जूही के बालों को अचानक क्या हुआ? एकदम से इतने लंबे कैसे हो गए? ये नामुमकिन है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? अजी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। माधुरी कुछ बताने वाली होती है कि गांव के लोग उनके घर पर हमला कर देते हैं। मारो मारो, ये जूही जरूर एक चुड़ैल है। आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कमबख्त, मुझे कल गंजा करके खुद इतने बड़े बाल करके घूम रही है, तुझे शर्म नहीं आई? खोल दरवाजा, अब कहाँ छुप कर बैठी है? आओ भाइयों, आज चुड़ैल को सबक सिखा कर ही रहेंगे। मारो, दरवाजा तोड़ दो। गांव वालों की बात सुनकर कैलाश को गुस्सा आ जाता है। गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को चुड़ैल बुलाते हो? वहीं रुको, मैं अभी तुम सबको सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर कैलाश लाठी लेकर घर से बाहर जाने लगता है। तभी माधुरी उसे रोक लेती है। नहीं, रुक जाइए, आप बाहर मत जाइए, बाहर आपकी जान को खतरा है। अरे माधुरी, तुम डरो नहीं, मैं अभी इन गाँव वालों को सबक सिखा कर आता हूँ। फिर इतना बोलकर कैलाश बाहर निकल जाता है और उसके बाहर पहुंचते ही सभी गांव वाले उसे लाठी डंडों से मारने लगते हैं। मारो, इसे खूब मारो, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। इसके पूरे परिवार को मार कर ही दम लेंगे। फिर माधुरी अपने पति कैलाश को बचाने के लिए घर से बाहर निकलती है। लगता है मुझे असली रूप में आना ही होगा, नहीं तो ये लोग इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर माधुरी अपने असली चुड़ैल के रूप में आने की कोशिश करती है, लेकिन वो रूप नहीं बदल पाती। अरे ये क्या, मैं चुड़ैल क्यों नहीं बन पा रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं चुड़ैल नहीं बनी तो उनकी जान नहीं बच पाएगी। माधुरी बहुत कोशिश करने के बाद भी चुड़ैल का रूप नहीं ले पाती। फिर उसे ध्यान आता है, शायद जूही के जन्म लेते ही उसकी सारी शक्तियाँ जूही में चली गई है। फिर वो भागते हुए घर के अंदर जूही के पास जाती है। जूही, चलो, तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है, जल्दी चलो, नहीं तो गांव वाले उन्हें मार डालेंगे। फिर वो दोनों भागती हुई बाहर जाती है। गांव वाले अभी भी कैलाश पर डंडों की बारिश कर रहे थे। तभी माधुरी जूही से कहती है, जूही, तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी जरूरत है, अपनी शक्तियों को पहचानो बेटा। तभी अपने बाबा की हालत देखकर जूही को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों को पहचान जाती है और उसका आकार बढ़ने लगता है। ये सब देखकर गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। मर गए रे, ये जूही तो सच में चुड़ैल निकली। अब क्या होगा? छोड़ मेरे बाबा को। अगर किसी ने मेरे बाबा को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगी। फिर जूही का गुस्सा देखकर सब गांव वाले उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जूही बेटा, शांत हो जाओ, अब मैं ठीक हूँ। फिर अपने बाबा को सही सलामत देखकर जूही का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपना आकार छोटा कर लेती है। फिर माधुरी सभी गांव वालों को यकीन दिलवाती है कि जूही से किसी को कोई खतरा नहीं होगा। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ गांव की भलाई के लिए ही करेगी। फिर जूही अपनी शक्तियों से उन सभी औरतों के बाल उन्हें वापस लौटा देती है और उस दिन के बाद जूही गांव के सभी बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। भूतिया बालों वाली चुड़ैल। रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मंजुला के साथ अपने रिश्तेदार की शादी से आधी रात में घर वापस आ रहा होता है। तभी उन्हें रास्ते में एक सुंदर औरत दिखाई देती है। अरे रुको रुको, मेरी मदद करो। रमेश अपनी गाड़ी रोकता है। जी, कौन है आप? और आप इतनी रात को सुनसान सड़क पर क्या कर रही हैं? जी, मैं पड़ोस के गांव में ही रहती हूँ। मैं अपनी सहेली की शादी में आई थी, लेकिन अब इतनी रात को मुझे कहीं गाड़ी नहीं मिल रही। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम जी, आप गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा।
लेकिन जैसे ही वो औरत गाड़ी में बैठने के लिए बढ़ती है, तभी रमेश की नजर उसके पैरों की तरफ पड़ती है। वो बहुत डर जाता है। अरे भगवान, ये तो कोई चुड़ैल है। देखो मंजुला, इसके पैर तो उल्टे हैं। चलो जल्दी से भागते हैं यहाँ से, वरना ये हमें खा जाएगी। अरे वाह चुड़ैल, हमारी तो लॉटरी लग गई। इसे बिठा लो गाड़ी में, कुछ नहीं होगा। एक चुड़ैल पहले से ही मेरी जिंदगी में कम थी कि दूसरी आ गई। ज्यादा मत बोलो, चुपचाप बिठा लो उसे। ये सुनहरा मौका है, बाकी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। रमेश अपनी पत्नी मंजुला की बात मानकर उस औरत को गाड़ी में बिठा लेता है। रमेश डरते डरते गाड़ी चलाने लगता है। वहीं मंजुला उस औरत को बातों में लगाकर उसके बाल पकड़ लेती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मेरे बाल। बाल पकड़ती ही उस औरत को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने असली खतरनाक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती है। छोड़ मुझे पागल औरत, नहीं तो तू नहीं बचेगी। मैंने कहा छोड़ मेरे बाल। अरे मंजुला, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे तुम चुप रहो, मुझे मेरा काम करने दो। मुझे इसके बाल ही तो चाहिए। मंजुला तुरंत उस चुड़ैल के सिर के थोड़े से बाल काट लेती है। तभी अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है। बच गई, वरना चुड़ैल हमें मार डालती। जल्दी से गाड़ी तेज भगाता हूँ। रमेश तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगता है। फिर घर पहुंचकर रमेश मंजुला से कहता है, अरे तुम पागल हो गई थी क्या? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता उस चुड़ैल से? और तुम उस चुड़ैल के बाल क्यों काट रही थी? मुझे तुम ऐसी वैसी मत समझो, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। ये देखो चुड़ैल के बाल अब मेरे कब्जे में है। चलो मैं तुम्हें इन बालों का कमाल दिखाती हूँ। फिर मंजुला एक खाली कमरे में आग जलाती है और फिर चुड़ैल के बालों को आग के पास लेकर जाती है। तभी वहाँ चुड़ैल तड़पती हुई आ जाती है। ओह, मत जलाओ मेरे बालों को, नहीं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। बताओ मुझे क्या करना है, मगर मेरे बालों को मत जलाओ। पूरा घर का काम और खाना ला कर दे। रोटी सब्जी नहीं, बढ़िया चाइनीज फूड लेकर आना। अरे भगवान, चाइनीज नहीं चाइनीज होता है। हाँ मैंने भी तो वही कहा। जल्दी जाओ और 2 प्लेट गर्मा गर्म चाइनीज लेकर आओ। फिर चुड़ैल एक दुकान में जाती है। वहाँ खड़े लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। अरे मर गए, ये चुड़ैल कहाँ जा गई? भागो। दुकान पर खड़े सभी लोग चुड़ैल को देखकर भाग जाते हैं। तभी चुड़ैल दुकानदार मनोहर की गर्दन पकड़कर हवा में लटकाकर बोलती है, ए दुकानदार, अगर जान प्यारी है तो जल्दी से बढ़िया बढ़िया खाना पैक करके दे मुझे, नहीं तो मैं तेरा भेजा फ्राई करके खाऊंगी। ठीक है, तुम जो बोलोगी वो सारी चीजें पैक कर दूंगा, पहले मुझे नीचे तो उतारो। दुकानदार बढ़िया बढ़िया महंगा खाने का आइटम पैक करके चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल खाने का सामान ले जाकर मंजुला को दे देती है। ये देख मंजुला और रमेश बहुत खुश होते हैं। ये ले मंजुला खाना, तो जो बोलेगी मैं वही करूंगी, लेकिन मेरे बालों को मत जलाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है, अब जा मेरे लिए हीरे के महंगे महंगे जेवर ला कर दे मुझे। वहीं दूसरी ओर दुकानदार मनोहर घर जाकर अपनी पत्नी आरती को सब कुछ बताता है। अरे आपकी जान बच गई, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। पता है, वो चुड़ैल मेरे दोस्त की दुकान पर भी गई थी, उसे भी लूट लिया। वो फिर आगे तो हम क्या करेंगे? हमारा काम धंधा तो चौपट हो जाएगा। उधर चुड़ैल मंजुला को हीरे के गहने लाकर देती है और धीरे धीरे रमेश और मंजुला गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं और अपना बड़ा सा घर भी बना लेते हैं। अब उनके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन आरती, जो कि मंजुला के पड़ोस में ही रहती थी, मंजुला से कहती है, अरे मंजुला बहन, तुम्हारा हार और साड़ी बहुत चमक रही है, लेकिन ये हार तो हीरो का लगता है। हाँ ये हीरे का हार है, अब क्या करे, ये सब भगवान की दया है। पर मंजुला बहन तुम बुरा मत मानना, रमेश भाई साहब तो पूरे दिन घर पर ही रहते हैं, तो फिर पैसे कहाँ से आते हैं? तो तू क्यों जलकर राख हो रही है? दरअसल मेरे पति शहर में जाते हैं, वहाँ मेरे भाई के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया है। सारा काम मेरा भाई संभालता है, ये तो बस महीने में 1-2 बार काम देखकर आ जाते हैं, समझी? ऐसा बोलकर मंजुला वहाँ से चली जाती है, लेकिन आरती समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ तो है। फिर घर जाकर आरती अपने पति मनोहर से कहती है, सुनो जी, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अचानक इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? इन पर नजर रखनी होगी। लेकिन मुझे तो अपनी दुकान की चिंता हो रही है, कहीं वो चुड़ैल फिर से मेरी दुकान लूट कर ना ले जाए। फिर रात में मनोहर और आरती खाना खाकर गांव में टहल रहे होते हैं। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। आवाजें रमेश और मंजुला के घर से आ रही होती है। तभी मनोहर और आरती खिड़की से झांक कर अंदर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के अंदर चुड़ैल खड़ी होती है और रमेश और मंजुला आग जलाकर उसे डरा रहे होते हैं। वो दोनों चुड़ैल को और पैसे लूट कर लाने को कहते हैं। ए मंजुला, अब मैं परेशान हो गई हूँ तेरे लिए चोरियां करते करते, लूट मार मचाते मचाते। अब बस बहुत हुआ, मुझे भी मांस और खून चाहिए। तुम्हारे साथ मैं एक घास फूस खाकर थक गई हूँ, मेरी भूख नहीं मिट रही। मुझे मांस चाहिए, नहीं तो तुम दोनों को ही खा जाऊंगी। बस अब बहुत हुआ। अच्छा तो तू भूल गई कि तू मेरी गुलाम है, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ।
फिर मंजुला चुड़ैल के कटे हुए बालों को आग के पास ले जाती है। तभी चुड़ैल तड़पने लगती है और जोर जोर से अपने गर्दन को गोल गोल घुमाने लगती है। ओह नहीं, मेरे बालों को मत जलाना, मुझे जलन हो रही है। मुझे छोड़ दो, जो तू कहेगी मैं करूंगी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अब तेरी अकल ठिकाने आई चुड़ैल, चल अब जा और हमारे लिए पैसे लौट कर ला। चुड़ैल गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कोई बात नहीं, अभी इन दोनों का समय अच्छा चल रहा है। बस एक बार मुझे मेरे बाल मिल जाए, फिर मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मनोहर और आरती ये सब देख लेते हैं और सब समझ जाते हैं। फिर वो चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल जी, हमारी बात सुनो। कौन हो तुम जो मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहे हो? चुड़ैल जी, मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं वही हूँ जिसकी आपने दुकान लूटी थी। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मैंने देख लिया है कि मंजुला ने आपके बाल कहाँ छुपा कर रखे हैं। आप चलो हमारे साथ। चुड़ैल वापस मंजुला के घर जाती है। अरे तो इतनी जल्दी वापस आ गई, वो भी खाली हाथ। पैसे कहाँ हैं? अब मैं तेरा काम नहीं करूंगी, समझी? बस अब बहुत हुआ, अब मैं तेरी गुलाम नहीं बनूंगी। उधर मौका पाकर आरती चुपके से कमरे में जाकर चुड़ैल के बाल ढूंढने लगती है जो उसने तकिए के नीचे छुपा कर रखे थे। आरती जल्दी से चुड़ैल के बाल उठा लेती है और ले जाकर चुड़ैल को वापस कर देती है। अरे आरती, ये तूने क्या किया? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जल्दी से बाल वापस कर मुझे। नहीं, अब तुझे बाल कभी नहीं मिलेंगे। बहुत फायदा उठा लिया तूने, लेकिन अब नहीं। तभी चुड़ैल रमेश और मंजुला का गर्दन पकड़ लेती है और हवा में लटका देती है और थोड़ी देर बाद दोनों की मौत हो जाती है।